हम लोग गुप्त काल पढ़ रहे थे। कल हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ रहे थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ रहे थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में एक फैक्ट्स है जो मैं चाह रहा था कि आपको ठीक करवा दूं। मैंने कल बताया था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने बेटे का शादी कुंतल राज्य में किया, या कुंतल वंश के साथ किया, कुंतल सम्राट राजा के साथ किया। ये थोड़ा सा गलती हो गया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने बेटे का शादी कदम राजवंश में किया था, कदम राजवंश में किया था, ठीक। और बेटी का शादी किया था वाकाटक से, वाकाटक राजवंश में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने बेटे का शादी कहाँ किया था? कदम राजवंश में। और अपनी बेटी का शादी कहाँ किया था? वाकाटक राजवंश में। कुंतल जो था, कुंतल का नरेश बनाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कालिदास को। कालिदास को कुंतल का नरेश बनाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कालिदास को, ठीक। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो मंत्री वीरसेन था वो एक शैव था। वीरसेन सचिव था या मंत्री कह लीजिए, वो शैव धर्म को मानता था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो सेनापति था आम्रकार्दव, वो बौद्ध धर्म को मानता था। वो जो था बौद्ध धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो सचिव था वीरसेन, वो शैव धर्म को मानता था। और आम्रकार्दव जो सेनापति था वो बौद्ध धर्म को मानता था। क्लियर? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो फायान आया था वो कहता है कि इस समय लेन देन में कौड़ी का प्रयोग होता था। लेन देन में किस चीज का प्रयोग होता था? कौड़ी का प्रयोग होता था। क्लियर? और इसमें जो एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं कि फायान कहता है कि भारत में चंद्रगुप्त जो गुप्त साम्राज्य में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था गुप्त साम्राज्य में। फायान कहता है कि गुप्त साम्राज्य में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। शारीरिक दंड नहीं के बराबर था। शारीरिक दंड नहीं के बराबर था। हाँ, आर्थिक दंड जरूर दिया जाता था। आर्थिक दंड जरूर दिया जाता था। लेकिन कोई आदमी राजद्रोह करता था बार बार तो उसका दाहिना हाथ काट लिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति राजद्रोह करता था तो उसका दाहिना हाथ काट लिया जाता था। ये कुछ सूचना है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में मैं आपको चाह रहा था कि दे दूं, ठीक। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद मैंने एक शासक का चर्चा किया था। वो शासक का नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में मैंने बहुत सारा फैक्ट्स दिया था कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया। ये सब मैंने फैक्ट्स आपको बताया। अश्वमेध यज्ञ किया। पुष्पित जाति का आक्रमण इसी के समय हुआ। इसने अश्वमेध प्रकाम अश्वमेध महेंद्र का उपाधि लिया, श्री महेंद्र का उपाधि लिया और महेंद्रादित्य का उपाधि लिया। ये सब मैंने फैक्ट्स आपको कल बताया था। कुमारगुप्त के बारे में जो सबसे चीज कहना चाहता हूं कि इसका एक है विल्सड अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? विल्सड अभिलेख कुमारगुप्त का। और विल्सड अभिलेख से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की वंशावली मिलती है। मतलब जो चंद्रगुप्त श्री गुप्त से लेके कुमारगुप्त तक का जो राजाओं का वर्णन है वो विल्सड अभिलेख से, कुमारगुप्त के विल्सड अभिलेख से हमें मिलता है। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख है। और मंदसौर अभिलेख से हमें जो सूचना मिलती है वो गुप्त प्रशासन के बारे में सूचना मिलती है, ठीक। उससे हमें गुप्त प्रशासन के बारे में सूचना मिलती है। कुमारगुप्त का ही है करमडंडा अभिलेख। सबसे ज्यादा अभिलेख जारी करने वाला शासक कोई था
तो वो कुमारगुप्त ही था। मैंने बताया था कि बयाना में सिक्कों का ढेर मिला है, बयाना राजस्थान में है, जो भरतपुर के पास है, और उस पर मयूर की जिनकी आकृति है। ये सब कुमारगुप्त में मैंने कल आपको बताया था। कर्मदंडा अभिलेख कुमारगुप्त का ही है। मंदसौर अभिलेख से गुप्तकाल के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ये कुमारगुप्त के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त है। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त में कुछ फैक्ट्स मैं चाह रहा था दे दूं। स्कंदगुप्त को शक्रादित्य भी कहा गया। शक्रादित्य कहा गया। शक्रादित्य को दो जगह कहा गया। एक कौम अभिलेख में कहा गया, स्कंदगुप्त का एक कौम अभिलेख है, उसमें भी स्कंदगुप्त को शक्रादित्य कहा गया। और वेनसांग भी कहता है कि शक्रादित्य ने नालंदा संघाराम का निर्माण किया। नालंदा संघाराम का निर्माण किया, ये सूचना हमें वेनसांग देता है। स्कंदगुप्त ने ही 466 एडी में चीन में उसमें सांग वंश का शासन था। चीन में किसका शासन था? सांग वंश का शासन था। वहां अपना एक दूत मंडल भेजा था। ठीक। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में स्कंदगुप्त को देवराज कहा गया है। स्कंदगुप्त को क्या कहा गया है? देवराज कहा गया है। और चीन में स्कंदगुप्त ने अपना एक दूत मंडल भेजा था, व्यापारिक दूत मंडल, सांग वंश के समय में। उस समय राजा वहां का सांग वंश का था। जूनागढ़ अभिलेख में मैंने बताया था कि वहां का जो गवर्नर था वो पर्णदत्त था और उसका बेटा चक्रपालित था। ये मैंने बताया था। और यहीं पर जूनागढ़ क्षेत्र में ही इसमें एक विष्णु मंदिर का निर्माण किया था। किस मंदिर का निर्माण किया था? विष्णु मंदिर का निर्माण किया था। स्कंदगुप्त को कर्मादित्य भी कहा जाता है। स्कंदगुप्त को कर्मादित्य भी कहा जाता है। ये सब स्कंदगुप्त के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। बाकी फैक्ट्स मैंने स्कंदगुप्त के बारे में आपको बता दिए। बताने से कोई यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जरूरत नहीं है। गुप्तों की दो राजधानी थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन। गुप्तों की कितनी राजधानी थी? दो राजधानी थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन। पाटलिपुत्र पहले से था। उज्जैन को बनाने वाला कौन था? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाया था। और ये दोनों शिक्षा केंद्र भी थे। ये दोनों शिक्षा केंद्र भी थे। पाटलिपुत्र और उज्जैन दोनों शिक्षा केंद्र भी थे। इस थोड़ा ध्यान रखिएगा। गुप्त काल के प्रमुख शिक्षा केंद्र पाटलिपुत्र और उज्जैन थे। स्कंदगुप्त के बाद शासक बनते हैं पुरुगुप्त। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। पुरुगुप्त के बाद बुधगुप्त बनते हैं। इसने नालंदा महाविहार को धन दान में दिया था। नालंदा महाविहार को धन दान में दिया था। बुधगुप्त के बाद भानुगुप्त है। भानुगुप्त ने के समय में 510 एडी का एलन अभिलेख है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य। और गोपराज, इसका जो कर्ण राजा है, उसकी पत्नी सती होने जा रही है, इस बात का इसमें वर्णन है। भानुगुप्त के बाद जो राजा बनते हैं वो कुमारगुप्त द्वितीय बनते हैं। कुमारगुप्त द्वितीय बनते हैं। कुमारगुप्त के द्वितीय बाद बनते हैं नरसिंहगुप्त बालादित्य। और इसी के समय में हुन शासक मिहिरकुल ने आक्रमण किया था और नरसिंहगुप्त बालादित्य ने इसको पराजित किया था। लेकिन बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर मिहिरकुल को उसने छोड़ दिया था। कल मैंने चर्चा किया था। नरसिंहगुप्त के बाद, बालादित्य के बाद कुमारगुप्त शासक बनते हैं। कुमारगुप्त तृतीय शासक बनते हैं और लास्ट शासक विष्णुगुप्त तृतीय।
गुप्त काल का अंतिम शासक विष्णुगुप्त तृतीय हैं। कल ये ऑर्डर थोड़ा सा मुझको लगता है कि मैंने भानुगुप्त के बाद सीधे नरसिंहगुप्त बालादित्य पर आ गए थे, लेकिन बीच में कुमारगुप्त द्वितीय है। ये थोड़ा सा आपको कल वाला जो मैं बताया हूं उसको चेक कर लीजिएगा कल से। आज वाला जो है ये सही है, ठीक। आज वाला जो क्या है सही है, कल वाला भी सही था, बस एक राजा छूट गया था बीच में, उसको मैंने सही कर दिया, ठीक। उसके बाद है मालवा का राजा था यशोधर्मन। मालवा का कौन राजा था? यशोधर्मन। इसका मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख से हमें यह सूचना मिलता है 532 एडी का। कल मैंने 540 बोल दिया था, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। 532 एडी का अभिलेख है और उसमें इसने मिहिर कुल को पराजित किया था। हूँ शासक मिहिर कुल को पराजित करने वाला कोई शासक था तो यही था, ठीक। कल मैंने बताया था कि औलिकर सामंत परिवार का था यशोधर्मन, और इसने गुप्तों को भी काफी डैमेज किया। गुप्त साम्राज्य जब नष्ट हो गया तो गुप्त साम्राज्य के अवशेष पर 3 साम्राज्य अस्तित्व में आए। कौन कौन साम्राज्य अस्तित्व में आए? तो वल्लभी का मैत्रक। गुप्त साम्राज्य के अवशेष पर कौन कौन आए? वल्लभी का मैत्रक। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है, वल्लभी का मैत्रक। भटारक राजवंश का चर्चा मैंने किया था, याद होगा। उसके बाद मौखरी, मौखरी कहा के कन्नौज, और थानेश्वर के वर्धन वंश। ये 3 वंश इसके अस्तित्व पर आया था। इसके बारे में हम लोग गुप्तोत्तर काल में पढ़ेंगे। इसकी चर्चा मैंने मौर्योत्तर काल के लास्ट फेज में भी किया था, इन वंशों का, है ना। और मैंने शायद बोल दिया था कि ये मौर्योत्तर काल के थे, लेकिन ये सब जो है गुप्तों के ही सामंत थे। बाद में इनको इस तरीके से यही मानना चाहिए कि गुप्तों के ही सामंत थे ये, ठीक। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आप लोग दीजिएगा। यह हो गया जो गुप्त राजाओं के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा गुप्त प्रशासन को देखें। हम लोग गुप्त प्रशासन को देखें। गुप्त प्रशासन को देखें। देखिए, गुप्त प्रशासन में सबसे पहले जो केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन है, तो हम लोग केंद्रीय प्रशासन से ही चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला कि इस समय राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। वंशानुगत था। राजतंत्र था और वंशानुगत था। मतलब कहने का कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन ज्येष्ठाधिकार का नियम लागू नहीं होता था। ज्येष्ठाधिकार का मतलब राजा का बड़ा बेटा राजा बनेगा, ऐसा कोई यहां पर देखने को नहीं मिलता है। नौकरशाही जो थी ये जो है वंशानुगत था। जैसे हरिसेन का बेटा वीरसेन, है ना, ये क्या था? ये दोनों बाप बेटे शासन करते थे। एक व्यक्ति एक से ज्यादा पद पर काम करता था। जैसे हरिसेन जो था प्रयाग प्रशस्ति का लेखक, या जो था महादंड नायक भी था। महासंधि विग्राहक भी था। और कुमारा मात्य भी था। ये सभी सरकार के इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं अधिकारी थे।